इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप KVS PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हिंदी में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये बताया गया कि NCERT की जो किताबें हैं उनके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कक्षा 4 की किताब में टोटल 14 चैप्टर हैं। मन के भोले भाले, बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब, किरमिच की गेंद, पापा जब बच्चे थे, दोस्त की पोशाक। टोटल 14 चैप्टर है। ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो ऐसे ही हम एक एक वीडियो में सभी चैप्टर्स की, मतलब सभी जितने भी क्लास हैं उनके सभी की समरी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल कक्षा 4 की किताब के कुल 14 चैप्टर की समरी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। पहले चैप्टर का नाम, आपको नाम भी ध्यान रखना है कि नाम क्या है। मन के भोले भाले बादल, ये क्या है? ये एक कविता है कक्षा 4 की किताब में। किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आइए पढ़ते हैं इसका सारांश। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बरदार हैं और गाल गुब्बारे जैसा। तो प्रश्न बन सकता है कि बादलों के बाल कैसे हैं और गाल कैसे हैं? तो गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी से सर उठाए हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं, कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी और शैतान हैं। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी तो ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं। कूट बना करके प्रश्न पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि बादलों की प्रकृति कैसी है? तो बादल भोले वाले हैं। दूसरा चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक कहानी है। आइए देखते हैं इसका सारांश। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि दरबारी बीरबल से लोग क्यों जलते थे? क्योंकि बादशाह जो अकबर थे अपने मंत्री बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा जो अकबर के एक खास दरबारी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ख्वाजा सरा कौन है? अकबर के एक खास दरबारी। अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। देखिए, आपको इसको कहानी की तरह पढ़ना है। जब आप कहानी पढ़े होंगे तो आपकी परीक्षा में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस दिए होंगे आप आंसर पहचान जाएंगे। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आप आंसर पहचान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर के एक खास दरबारी जिनका नाम ख्वाजा सरा, ये अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसे प्रश्न के उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने ख्वाजा सरा की अहमियत बढ़ जाएगी। ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुंचे। 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछे ताकि उनके दिमाग की गहराई का पता चल सके। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किसके अनुरोध पर अकबर ने सवाल बीरबल से पूछे? तो ध्यान रखिएगा, ख्वाजा सरा। 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तैयार हो गए। पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है? तो ये भी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जो 3 प्रश्न पूछे गए वो किस चैप्टर से संबंधित थे या किस NCERT की किस पाठ से संबंधित थे। तो आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब कहानी है ये। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था कि संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें से कुछ संदेह दिखाई पड़ता है तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ना ही बालों की संख्या गिनी जा सकती है ना ही तारों की संख्या। तीसरा सवाल क्या था कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहां पनाह संसार की आबादी
पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल कुछ लोगों का जीना मरना लगा रहता है। यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तब भी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ मिले। जलने का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना। मुसीबत मतलब परेशानी, समस्या। तरीका मतलब उपाय। अभिमान मतलब घमंड। तूती बोलती थी का मतलब शासन चलता था। छक्के छूटना मतलब हिम्मत हार जाना। कलई खुलना मतलब भेद पता चलना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अनुरोध का मतलब होता है आग्रह। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अनिच्छा व्यक्त करना। आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जब भी आपका एग्जाम लगा, उससे पहले जरूर देख करके जाइए। किरमिच की गेंद कहानी का सारांश। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। तभी बगीचे में धम से किसी चीज के गिरने की आवाज हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ा, जहां उसने भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा, सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ मिला नहीं। अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहां चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इधर उधर देखा, सभी घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद थी, इसलिए दिनेश को लगा। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि दिनेश जो है किस पाठ का पात्र है? तो ध्यान रखिएगा, किरमिच की गेंद ये कहानी है जिसका पात्र है दिनेश। ये गेंद बाहर से आई हो तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह गेंद उठा लिया, कमरे के अंदर आ गया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर सोचने लगा। यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर किसी की गेंद खो गई है तो बता करके मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया। दिनेश अच्छी तरीके से जानता था कि ये गेंद तीनों में से किसी की नहीं है, फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था गेंद मेरी है, सिर्फ मेरी है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, क्या सबूत है कि ये गेंद तेरी है? फिर दोनों में ठन गई। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर के खेलेंगे। अंत में वो गेंद दिखा दिया, लेकिन साथ में ये कहा जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था, इसलिए सब ने कहा कि झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। 2-4 बार ही खेला था कि गेंद जोर से उछली, दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सभी ठहाका मार करके हंस पड़े। ये इसका सारांश है। यहाँ पर शब्दार्थ है चिक। चिक का मतलब क्या है? बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। तो ये प्रश्न बन सकता है। बेल का मतलब लता। सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। चतुर मतलब होशियार। सहारा लेना मतलब मदद लेना। आजमाना मतलब जांचना। गुट मतलब समूह या दल। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। पापा जब बच्चे थे। ये कहानी है, इसका सारांश क्या है? पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। ऐसा आप सबकी फैमिली में होता है और आप सबसे भी पापा कभी कभी पूछते होंगे। पापा का जवाब कभी एक जैसा नहीं होता। शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि जब पूरा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। फिर उनकी नज़र आइसक्रीम वाले पर गई। उन्होंने ठान लिया कि आइसक्रीम वाला बनेंगे। ठेले को लेकर घूमते हुए खूब आइसक्रीम खाएंगे। पापा के माता पिता उनकी इस बात पर खूब हंसे। एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर संटिंग करने वाले आदमी को देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि वे बड़े होकर रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इस पर किसी ने पूछा, फिर आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? पापा ने जवाब दिया कि संटिंग करने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनेंगे। दोनों एक साथ काम कैसे करेंगे, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा सुबह आइसक्रीम बेचेंगे, उसके बाद स्टेशन चले जाएंगे, कुछ देर डिब्बों की संटिंग करके फिर आइसक्रीम बेचने आ जाएंगे, फिर कुछ देर आइसक्रीम बेचेंगे, फिर चले जाएंगे। सभी हंस पड़े, लेकिन पापा गुस्सा हो गए। एक दिन अचानक पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है
कि एनसीईआरटी कक्षा 4 की किताब में किस पाठ में एक व्यक्ति वायुयान चालक, सेंटरिंग का काम और आइसक्रीम बेचने का काम प्लान किया। चैप्टर 4 दिए होंगे, आपको पहचानना होगा, इसलिए आपको कहानी का सारांश आना जरूरी है। इसलिए इसके अलावा वे जहाजी और बरवाहा भी बनना चाहते थे। अंत में उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि असल में कुत्ता बनना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी भौंकना भी सीख लिया, लेकिन अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाया, इसलिए कुत्ते के पास जाकर के बैठ गए। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। फौजी अफसर ने फिर सवाल किया कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तब पापा ने जवाब में कहा कि बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुके हैं। इस पर फौजी अफसर ने पूछा कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, आप ही बता दीजिए। इसके बाद अफसर यह कहकर चला गया कि इसके बारे में तुम स्वयं सोचो। पापा सोचने लगे। अचानक यह बात उनकी समझ में आ गई कि वो रोज रोज अपने इरादे नहीं बदल सकते, और उन्होंने तय कर लिया कि वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि किस कहानी में एक व्यक्ति के द्वारा लगातार कई सारी चीज़ें बनने के बाद उसने सोचा कि एक अच्छा इंसान बनेगा, या किसके कहने पर? तो उत्तर हो जाएगा फौजी के कहने पर। अक्सर का मतलब होता है प्रायः, पक्का मतलब निश्चित, हैरानी मतलब आश्चर्य, मज़ेदार का मतलब रोचक, अड़े रहना का मतलब टिके रहना, आवाना मतलब खोना, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, अचंभा मतलब आश्चर्य, तय किया मतलब निश्चित, निश्चय किया, अजनबी मतलब अनजान व्यक्ति, वक्त मतलब समय, इरादा मतलब इच्छा। चैप्टर नंबर 5, दोस्त की पोशाक कहानी का सारांश। नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बंठन करके दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी नसीरुद्दीन है। ये सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यह बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं हैं। अब यहाँ पर आपको जानना है अचकन क्या है, अभी आपको अंत में पता चलेगा। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब नसीरुद्दीन अपने दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा कि जमाल साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है वो अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, अतः तुम इस विषय पर चुप रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर के आगे बढ़े। एक अन्य दोस्त पड़ोसी उनके परिचय करवाया। ये बहुत पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहनी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब कह तो दिया ही। तो यहाँ पर गपशप का मतलब क्या होता है? बातचीत। बंठन कर मतलब सजधज कर, मुलाकात मतलब भेंट, मामूली मतलब साधारण, परिचय कराना मतलब किसी से मिलवाना, उसके बारे में बताना। अचकन मतलब एक प्रकार की ड्रेस ही होती है, ठीक है। अचकन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की ड्रेस, एक लंबे बंद गले का एक कोट होता है, उसी को अचकन कहते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। नाव बनाओ, नाव बनाओ। इस कविता का सारांश क्या है? बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। तो वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, साथ समुद्र का पानी भरा है, अतः वह अपने भैया से रस का सागर भर कर लाने को कहता है। उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसलिए वह खूब उत्तेजित है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकाल कर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज लाने को कहता है। पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा। लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि ये सब मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं। वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध कर रहा है। अगला चैप्टर नंबर 7 है, दान का हिसाब कहानी का सारांश। ये कहानी है एक राजा की। वह कपड़ों के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन दान नहीं दे सकता था। तो प्रश्न बन सकता है कि एक राजा था जो कपड़ों के ऊपर पैसे या रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन दान नहीं देता था। तो ये कहानी किस पाठ से ली गई है, ऐसे प्रश्न बन सकता है, या कोई भी लाइन से एक प्रश्न बन सकता है। उसके राज दरबार में गरीबों, विद्वानों, सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी। एक समय की बात है, उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, लेकिन वह यह कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने बहुत विनती की तो वह कहने लगा,
लोग कभी अकाल से पीड़ित होंगे तो कभी भूकंप से। इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा राज भंडार खत्म हो जाएगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ये स्टेटमेंट या ये कथन किस पुस्तक से या किस पाठ से लिया गया है, कि किस, जैसे राजा ने क्या कहा, ठीक है, कि राज भंडार खत्म हो जाएगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, ये किस कहानी की पंक्तियाँ, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है लोग फिर राजा के पास पहुँचे, उन्होंने बहुत विनती की, सिर्फ 10,000 में ही काम चलाने को कहा, लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, बोल पड़ा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन पीड़ितों को मिल जाएगा तो उनकी जान बच जाएगी। ये सुन करके राजा को क्रोध आ गया। प्रश्न बन सकता है कि राजा को क्रोध क्यों आया। 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि जितना रुपए आपके महल में सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन, महल की सजावट में खर्च होता है, उतने में अगर वो धन पीड़ितों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। इसलिए राजा को क्रोध आया। लोग डर गए, वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोला, इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। 2 दिनों बाद राजसभा में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सन्यासी की इच्छा पूरी करो। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, सन्यासी बोला, राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली शिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसको 2 गुना, तीसरे दिन उसका 2 गुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना, इसी तरह से प्रतिदिन 2 गुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। वह आगे बोला, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी खुश होकर के लौट गया। राजा के आदेशानुसार राजभंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। वह चिंतित हो उठा। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने भंडारी से बोला, यह क्या कर रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी ने हिसाब करके बताया 10,38,575 रुपये। सुनते ही मंत्री घबरा गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है। तब राजा ने पूछा, वह कैसे। तो मंत्री ने कहा, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा के होश उड़ गए। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राज्यसभा में बुलाया गया। उसके आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वो रुपये मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने रकम कम करने को कहा, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में राजा के दान की खबर फैल गई और सभी अपने राजा की तुलना कर्ण से करने लगे। लकदक का मतलब होता है भड़कीला, महंगा का मतलब भड़कीला महंगा, वक्त का मतलब समय, नामी लोग का मतलब प्रसिद्ध लोग, खबर मतलब समाचार, दिवालिया मतलब जिसके पास एक भी पैसा ना हो, प्रकोप मतलब कहर, गुहार लगाई मतलब प्रार्थना की, रकम मतलब रुपया, हुक्म मतलब आदेश, लोभी मतलब लालची। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। कौन कविता का सारांश। कवि बच्चों से पूछता है कि वो कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान करता रहता है। कवि पूछता है कि किसने हमारे बटन को तर दिए, किसने स्याही को बिखरा दिया, किसने पूरे घर में अनाज फैला दिया। आप समझ गए होंगे किसकी बात कही जा रही है। कवि स्वयं उस जीव का नाम नहीं बताता, बल्कि बच्चों से पूछता है। बस यही इसका सारांश। कौन, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बात चूहे की कही जा रही है। चैप्टर का नाम क्या है, कौन। स्वतंत्रता की ओर पाठ का सारांश। स्वतंत्रता की ओर 9 साल का धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय और बकरियों का दूध दोहना आदि। धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। प्रश्न बन सकता है कि धनी का काम क्या था, तो बिन्नी नाम की बकरी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि एक बकरी थी, उसका नाम क्या था,
कक्षा 4 की किताब में एक चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर, इसमें एक बकरी का वर्णन है। बकरी का नाम क्या है? तो बकरी का नाम बिन्नी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। उस दिन जब धनी बिन्नी को घास खिला रहा था, उस समय गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहे थे। धनी को सब बच्चा समझते थे, लेकिन धनी का दावा था कि सब कुछ समझता है। बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला, जहाँ उसकी माँ चूल्हा फेंक फूंक कर खाना पका रही थी। माँ ने उसे बताया कि सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी कुछ और जानने के लिए तुरंत पूछ बैठा कि कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन माँ ने डांट कर उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद धनी सीधा बिंदा चाचा के पास गया, जो खेत में आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ने उसे बताया कि गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे, वहां नमक बनाएंगे। नमक के नाम पर धनी चौंक उठा। उसकी नज़र में नमक जब दुकान में मिल रहा है तो उसे बनाने की जरूरत नहीं है। उसने बिंदा चाचा से पूछा, गांधी जी नमक को लेकर के विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। इस पर बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि भारतवासी को चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, नमक पर कर देना पड़ता है और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने ये बात ठुकरा दी है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे। आपको ये पता होगा कि गांधी जी ने नमक यात्रा यानी दांडी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे धनी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम धनी को बताया गया, ये भी हो गया। धनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो भी दांडी जाएगा। दोपहर के समय वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचा, अपना निर्णय समझा दिया, निर्णय सुना दिया। पिताजी ने लाख समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय से नहीं हटा। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। इस पर धनी बोला, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे अनुमति मांगूंगा। अगले दिन धनी सुबह सुबह गांधी जी को ढूंढने निकला। वो गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर सब्जी के बगीचे में चले गए। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने स्वयं धनी को पुकार लिया। खुशी खुशी धनी उसके पास गया। हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी छोटे हो बेटा, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ दांडी की दूरी तय कर पाएंगे। इस पर धनी बोला, आप तो नौजवान नहीं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी कुछ सोचकर बोले, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? ऐसे स्टेटमेंट दे करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कहा और फिर पूछ लेगा कि बिन्नी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। धनी गांधी जी की बात तुरंत समझ गया। कहा, ठीक है, मैं आपके लिए बिन्नी की देखभाल करूँगा और आपका इंतजार भी। ठीक है, बुडू का मतलब मूर्ख, उतावला का मतलब धीरज खो देना, खिलाफ का मतलब विरोध, ठुकरा देना मतलब मानने से इनकार करना। थप्प रोटी थप्प दाल। पर्दा उठता है, बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। अब उसके साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है, उसके साथ बाकी बच्चे भी। बच्चों के बीच काम का बंटवारा होता है। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है, चुन्नू को दाल बनाने का काम, सरला दही का मट्ठा चलाएगी। तो ये नोट कर लीजिएगा, बन सकता है, कूट बना करके देख सकता है कि किसका क्या काम था। ठीक है, टिंकू का काम क्या है? बाजार से साग सब्जी लाना। चुन्नू को काम है दाल बनाना। सरला दही का मट्ठा चलाएगी। तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। टिंकू ने बढ़िया पकाई, चुन्नू ने दाल पकाई, लड़कियों ने रोटी बनाने का अभिनय करती हैं। एक मिनट, माइक निकल गया। टिंकू ने बढ़िया पकाई, चुन्नू ने दाल पकाई, लड़कियां वह रोटी बनाने का अभिनय करती हैं। वे गाती हैं, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि किस किताब से है? तो रिमझिम कक्षा 4 की किताब में है। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। आधा खाना खाते हैं, आधा बचा कर रखते हैं, फिर सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश होता है। म्याऊं म्याऊं करके चारों ओर देखती है। छीके पर से मक्खन और रोटी लेने का अभिनय करती है। रोटी खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है। मक्खन के बर्तन को खाली देख करके चिल्लाती है कि मक्खन मलाई कहाँ गई? बच्चे कहते हैं, वो तो बिल्ली चट कर गई। सभी बच्चे बिल्ली की खोज में जुट जाते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं। तभी तरला सरला सीख कर कहती है कि बिल्ली मिल गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है। सभी उसे पकड़ लेते हैं, उसे हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बिल्ली कहती है, अगर तुम सब ऐसे ही टांग पसा करके सो जाया करोगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी।
यह कहकर बिल्ली भागने की कोशिश करती, सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़ कर के भाग जाती। बस यही कहानी थी। पड़क्कू की सूझ, ये एक कविता है। पड़क्कू एक व्यक्ति था। प्रश्न बन सकता है क्या पढ़ता था, तो तर्कशास्त्र पढ़ता था। तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात ना होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है कि वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है, ये बहुत गंभीर विषय बन गया उसके लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही कोई तरकीब उसे सिखा दी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ करके ऐंठ देता हूँ। उस पर पड़क्कू ने कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिला रहा हो, तुम समझोगी कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकाल पाएगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं जाकर फैलाओ, यहाँ सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया। चैप्टर नंबर 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता जब सुबह उठी तो उसे याद आया कि आज बाजार जाना है। वह खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर पलंग से नीचे लटकाया, फिर चलने फिरने वाली पहिया कुर्सी की मदद ली। वह अपने काम फुर्ती से निपटा ली। नाश्ता कर माँ से झोला रुपए लिया, पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार और चल दिया। आज छुट्टी का दिन है, हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह उदास हो गई क्योंकि वह भी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देख करके मुस्कुराए, जबकि वह उनको जानती तक नहीं थी। सुनीता हैरान थी यह सोचकर कि लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। एक छोटी लड़की ने आखिर सुनीता से पूछ ही लिया कि ये तुम्हारे पास अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता भी जवाब दे ही रही थी कि उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। माँ ने उसे समझाया कि तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता दुखी हो गई। उसने लड़की की माँ से कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं है। सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अमित नाम के लड़के की मदद से वो सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार जल्दी में था। उसने चीनी की थैली सुनीता की गोद में डाल दी। सुनीता गुस्सा हो गई। दूसरों की तरह वह भी अपने सामान ले सकती थी। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर वह अमित के साथ बाहर निकली। वह दुखी थी। उसने अमित से कहा कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसे मैं अजीबोगरीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे सब ऐसा व्यवहार करते हैं। उसने सुनीता से पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने जवाब दिया कि मैं पैरों से नहीं चल सकती। यानी कोई विकलांग या कह सकते हैं दिव्यांग बच्ची है जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कैरेक्टर का, तो सुनीता। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा करके ही मैं चल फिर पाती हूँ, फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित ने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं भी वे सारे काम कर लेता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी। अमित ने उसे फिर समझाया, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। सुनीता कुछ सोचने लगी। फिर वह अमित के साथ तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गई। लोग उन दोनों को घूरते रहे कि सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी। हुदहुद। चैप्टर नंबर 13, हुदहुद। गर्मी के दिन थे। धूप में ही सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोलों पर बैठे कहीं जा रहे थे। शीघ्र ही वे धूप से परेशान होने लगे। उन्होंने गिद्धों से कहा, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्धों ने बहाना बढ़ने पर सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। उन्होंने उससे भी मदद मांगी। वह मदद देने को फौरन तैयार हो गया। अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान उन पर बहुत प्रसन्न हुए। कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हुदहुदों के मुखिया ने कहा, महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जैसा देखा, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। मुखिया घबरा गया। वह फौरन सुलेमान के पास पहुंचा। बोला, इस सोने की कलगी के कारण तुम्हारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज अर्थात कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद क्या है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है, हुदहुद क्या है?
ये एक सुंदर पक्षी है। ठीक है, इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। इसका सारा रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नह रनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हजामिन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। बोलते समय 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है। भी प्रश्न बन सकता है। हिंदी में इसे हुदूद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबया भी कहते हैं, पदुबया भी कहते हैं। सुंदर कलगी की वजह से कुछ लोगों में इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदूद 3 से 10 तक अंडे देती है। ये भी प्रश्न बन सकता है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वे अंडों पर बैठी रहती है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है। हुदूद देखने में तो सुंदर है परंतु उसकी बोली में मिठास नहीं होती। चैप्टर नंबर 14 है मुफ्त ही मुफ्त। गुजराती लोक कथा है। भीखूभाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो बाजार जाना चाहते थे ना ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर के बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने, छड़ी उठा करके बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपये में है तो भीखूभाई की आंख फैल गई। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखूभाई ने उससे पूछा अच्छा बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखूभाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीखूभाई ने इधर उधर देखा, बहुत जल्दी नारियल वाला दिख गया। उन्होंने एक नारियल का दाम पूछा। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, जो चाहो ले जाओ। भीखूभाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा कि 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ, तुम यह ले लो, पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट से उनके यहाँ से नारियल छीन लिया और कहने लगा हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखूभाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देखे। उससे पूछ बैठे नारियल कितने में दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया 50 पैसे में। 50 पैसे में। भीखूभाई हैरान हो गए। उन्होंने कहा इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। उसने भीखूभाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखूभाई जब नारियल के बगीचे में पहुंचे, वहां के माली को देखकर उनसे पूछा नारियल कितने पैसे में बेचोगे। जवाब था 25 पैसे। भीखूभाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। माली से कहा बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो तोड़ लो। भीखूभाई बहुत बेहद खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ गए, टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम नारियल को पकड़ लिया। उनको दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से ही मना कर दिया। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। भीखूभाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भीखूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखूभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में घुड़सवार आया। पेड़ से लटके दोनों जनों से उसने मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठकर खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला। अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखूभाई से कहा काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखूभाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखूभाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। दूसरे ही क्षण पर एक बहुत बड़ा नारियल भीखूभाई के सिर पर आ फूटा। तो ये चैप्टर 14 आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने में, टाइप करने में मेहनत का काम है। 34 मिनट समय लगा है रिकॉर्ड करने में। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल रही है अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोज़ लग करके आ रहे होंगे, आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।